वंदे मातरम मित्रों। आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है स्कॉटलैंड को लेकर। दरअसल ये जो स्कॉटलैंड है वो यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम 4 प्रकार के आइलैंड से मिलकर बना है और ये हैं इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। इनमें से जो स्कॉटलैंड है वहाँ पे एक डिमांड आने लगी है कि वो अपने लिए एक स्वतंत्र देश चाहते हैं, यानी स्कॉटिश इंडिपेंडेंस की बात होने लगी है। और ये काम हुआ है, वहाँ की एक पार्टी है स्कॉटिश नेशनल पार्टी SNP और इसके लीडर हैं पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ और वही इस वक्त वहाँ पे सत्ता पे हैं, यानी प्रथम मिनिस्टर के रूप में इस वक्त सत्ता में आ गए हैं। ये विषय इसलिए भी इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि कहते हैं कि दूसरों के लिए अगर आप गड्ढा खोदोगे तो एक दिन आपको भी उस गड्ढे में गिरना होता है, और वही हाल ब्रिटेन का है। जब भारत ब्रिटेन को से आज़ादी मांग रहा था तो ब्रिटेन ने एक नया खेल के मोहम्मद अली जिन्ना को चढ़ा के भारत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। और उस वक्त जिस तरह से भी ब्रिटेन भारत का मजाक उड़ा सकता था उसने वो उड़ाने की पूरी कोशिश की और हर तरह से किया भी। इवन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने तो जितनी हो सकी उतनी बेइज्जती की। उन्होंने गांधी जी को नेकेड फ़कीर कहा, यानी अर्धनग्न फ़कीर कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर भारत को आज़ाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। ऐसे सभी स्टेटमेंट हैं उनके और ये सब अवेलेबल हैं, आप जाएंगे गूगल में तो जाके चेक भी कर सकते हैं। भारतीय नेताओं को उन्होंने निम्न स्तर का और शक्तिहीन बताया था। हालांकि ये बात तो पिछले कुछ महीनों में प्रूव हो गई है क्योंकि भारतीय मूल के ही नेता उनके यहाँ प्रधानमंत्री हैं। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि जो मतलब भारत है वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा क्योंकि मुफ्तखोरी का यहाँ पे आलम सबसे ज़्यादा है। उनका मतलब इस तरीके से था कि वो ये चाहते थे कि जिस तरह से उन्होंने शासन पाया है लोगों में फूट डाल के, हमेशा ऐसा होता रहेगा और भारत नीचे ही रहेगा। लेकिन व्यवस्था यहाँ बदल गई और अब भारत अलग है और ब्रिटेन कहीं उससे पीछे होता जा रहा है। तो आज की जो चर्चा है वो इसी को लेकर है। अब हम पहले समझ लेते हैं कि स्कॉटलैंड कैसे ब्रिटेन के साथ आया। तो 9वीं शताब्दी तक स्कॉटलैंड कभी ब्रिटेन के साथ नहीं था। 9वीं शताब्दी तक स्कॉटलैंड अपने आप में एक इंडिपेंडेंस किंगडम था। लेकिन 9वीं शताब्दी के कुछ समय बाद धीरे धीरे उसका प्रभाव इंग्लैंड के साथ बढ़ने लगा। चूँकि इंग्लैंड और वेल्स ये दोनों मिलके अपने आप को ब्रिटेन समझते थे, यानी ब्रिटेन का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन जब 1603 ईस्वी में स्कॉटलैंड पे भी इंग्लैंड वाले किंगडम का अधिकार हो गया, और जब अधिकार हो गया तो दोनों संयुक्त रूप से चलने लगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1707 ईस्वी में यानी 1707 में एक और तरीके से इन्होंने क्या किया कि दोनों जगह की पार्लियामेंट को संयुक्त रूप से एक एक्ट पास करवाया और उसी का नाम रख दिया ग्रेट ब्रिटेन। अब इस ग्रेट ब्रिटेन में ब्रिटेन के 3 हिस्से हो गए, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। अच्छा, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो एक अलग पार्ट है। आयरलैंड एक अलग देश है और नॉर्दर्न आयरलैंड वो ब्रिटेन के साथ है दोनों आयरलैंड द्वीप पे ही, तो वो एक अलग विषय है। तो स्कॉटलैंड इस प्रकार से ब्रिटेन के साथ आ गया। अब सवाल ये है कि जाना क्यों चाहता था, अगर साथ आया है तो अब जाना क्यों चाहता है। जाना इसलिए चाहता है क्योंकि जो स्कॉटलैंड है वो जो नॉर्दर्न सी है, यानी जो उत्तरी सागर है, उससे बिल्कुल सटा हुआ है। तो उनको ये लगता है कि उनको अगर उस एरिया में व्यापार होता है तो उनको बहुत फ़ायदा होगा और वो अपने देश को बहुत तेज़ी से डेवलप कर सकते हैं। स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। अब सवाल ये है कि वो नॉर्दर्न अगर सी के तरफ इनको ये इंडिपेंडेंट देश हो जाए तो एक तो पहली वजह ये है कि उनको नॉर्दर्न सी वाला लालच है। दूसरी वजह ये है कि जो ब्रेक्जिट हुआ था, यानी ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से बाहर जाने का सिस्टम, उसमें जो स्कॉटिश मूल के लोग हैं वो कभी नहीं चाहते थे कि वो ब्रेक्जिट हो, यानी ब्रिटेन से बाहर जाए। लेकिन पूरा यूके चूँकि चाहता था और रेफरेंडम के माध्यम से फिर ब्रिटेन बाहर चला गया। तो एक तो वो वजह है कि वहाँ के लोग यूरोपीय यूनियन के साथ जाना चाहते थे और ये नहीं जाना चाहते थे, ये नहीं रहना चाहते थे। तो एक तो वो वजह है। इन 2 वजहों से स्कॉटलैंड और ब्रिटेन में मतभेद है।
अब अगली बात है तो हाल फिलहाल क्या हुआ है, तो हमजा यूसुफ जो भी स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता हैं उन्होंने कह दिया कि अगर पब्लिक चाहती है तो हम वापस रेफरेंडम कराने को कोशिश कर सकते हैं। हम समझ लेते हैं रेफरेंडम क्या होता है। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत, यानी पूरे देश में वो रेफरेंडम होगा और जिस तरफ 50% या उससे ज़्यादा लोग कह देंगे, जिस तरफ का बहुमत ज़्यादा होगा उनकी बात मान ली जाएगी। यही रेफरेंडम का मतलब होता है। अब सवाल ये है कि इससे पहले वो कब कब ऐसा कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि वो ये पहली बार कर चुके हैं। जब वो 1707 में यूके के साथ गए थे, मतलब ब्रिटेन के साथ गए थे, उसके बाद ही उनको ऐसा एहसास होने लगे कि कहीं ना कहीं उनके सेल्फ गवर्नेंस में कमी आ रही है। तो ऐसा करने के साथ ही उनके यहाँ डिमांड बढ़ने लगी और लोगों में प्रतिरोध होने लगा। तो 1979 में भी रेफरेंडम हुआ और 1997 में भी रेफरेंडम हुआ, यानी 2 बार हुआ। और इस रेफरेंडम में अंत में 1999 में स्कॉटलैंड की एक इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट बन गई। अब जब ये इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट बन गई तो लेकिन फिर भी वही सेम वहाँ रहा। जैसे हमारे यहाँ पे 2 तरह की सूची है, समवर्ती सूची और संघ सूची और राज्य सूची। उसमें से समवर्ती सूची में दोनों लोग कानून बना सकते हैं, संघ में संघ बना सकता है और राज्य में राज्य बना सकता है। यही सेम काम वहाँ पे हुआ और उन्होंने उनको नाम दिया डिवॉल्व्ड इशू और रिजर्व्ड इशू। तो जो डिवॉल्व्ड इशू थे उसमें जो स्कॉटिश पार्लियामेंट थी वही बना सकती थी कानून, जैसे हेल्थ था, ट्रांसपोर्ट था, एजुकेशन था, इससे संबंधित कानून स्कॉटिश के थे। और जो रिजर्व्ड इशू थे वहाँ वो सब मिल के कानून बनाते थे, यानी यूके की पार्लियामेंट के साथ, जैसे डिफेंस का कानून, फॉरेन का कानून, इस प्रकार से। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये यहाँ तक भी उनको आज़ादी मिल गई कि उनके पास कुछ रिजर्व इशू हो गए, तो उन्होंने 2014 में फिर से रेफरेंडम कराया। और इस बार जो रेफरेंडम कराया साफ साफ कह दिया कि अब हम अलग देश के लिए ही रेफरेंडम करा रहे हैं। लेकिन हुआ उल्टा, 55% लोगों ने ये कह दिया कि वो यूरोपीय यूनियन के साथ यानी ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहते हैं और 45% लोगों ने कहा कि नहीं, स्कॉटलैंड को एक स्वतंत्र देश बनना चाहिए। तो इस तरह से 2014 का रेफरेंडम रिजेक्ट हो गया। ये डिमांड फिर उठी और 2022 में अभी लेटेस्ट फिर से रेफरेंडम हुआ था। फिर से जब रेफरेंडम हुआ तो थोड़ा सा डिफरेंस और बढ़ गया। इस बार 49% लोगों ने कहा कि वो ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं, और 49% लोगों ने कहा कि वो ब्रिटेन में मिलके नहीं रहना चाहते, और 51% लोगों ने कहा कि ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं। यानी जिनको स्कॉटलैंड चाहिए वो इस बार फिर से धोखा खा गए, लेकिन इस बार जो परसेंटेज है वो कम हो गया और 49% तक पहुंच गया। अब जैसे ही स्थिति यहाँ तक पहुंची तो यूके की सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अगर नेक्स्ट टाइम रेफरेंडम होगा तो 100% स्कॉटलैंड स्वतंत्र देश हो जाएगा, फिर वहाँ तक पहुँचते हैं। एक और भी यहाँ पे मेन वजह है, हम ये समझ लेते हैं कि ये जो डिफरेंसेस है वो बढ़ क्यों रहा, क्योंकि स्कॉटलैंड में जो समुदाय रहता है बहुत हद तक बाहरी समुदाय भी रहता है। तो जो बाहरी समुदाय है वो कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहता है और ब्रिटेन के साथ रहना चाहता है। तो उसकी वजह भी है कि वो उनके साथ है, वरना जो स्कॉटिश मूड के लोग हैं वो ऑलरेडी ये बिल्कुल मन बना चुके हैं कि उनको नया देश चाहिए ही चाहिए। तो इसमें जो बाहरी लोग हैं उनकी वजह से इतना डिफरेंस क्लियर हो रहा था। इस बीच यूके की सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक ऑर्डर दे दिया कि अब इंडिपेंडेंस का जो रेफरेंडम है वो स्कॉटिश पार्लियामेंट नहीं करा सकती, सीधे सीधे उन्होंने कह दिया। और हाल ही में चूँकि हमजा यूसुफ ने ये बयान दे दिया कि भाई हम तो करवाना चाहते हैं, तो जो यूके के पीएम है वर्तमान में ऋषि सुनक, उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और यही वजह थी कि ये बात थोड़ा सा चर्चा में आ गई कि ये हुआ। अब हमने इसमें पूरी बात समझ ली। एक और जो ख़ास बात है, एक ज़माना था जब भारत को ये आज़ाद कर रहे थे ब्रिटेन वाले, तो ये कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान ब्रिटेन की 2 बीवियाँ हैं। सवाल ये है कि जो ये बात आज वो हमको कह रहे थे, तो फिर ये ऋषि सुनक और हमजा यूसुफ कौन है? दोनों शौहर हैं। अभी बताना चाहिए वो विंस्टन चर्चिल जो हमेशा भारत का मजाक उड़ाते थे, उन्होंने हर तरीके से भारत को लज्जित करने की कोशिश की। अब जहाँ कहीं भी होंगे, अगर उनकी आत्मा सुन भी रही होगी तो उनको कैसा लग रहा होगा। तो यही पूरी चर्चा थी जो आपके साथ साझा करना था। कभी ब्रिटेन ने जिस तरीके से भारत को तोड़ा, जिस तरीके से यहाँ लूटपाट की, एजुकेशन सिस्टम को नष्ट किया, भारत
कम से कम वो तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हिसाब से भारत सरकार को भी स्क्वाडिश के मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अभी हाल ही फ़िलहाल उन्होंने हमें खालिस्तान मामले पर भी कोई कार्रवाई नहीं की, अच्छी तरीके से तो फिर भी कार्रवाई नहीं की। कम से कम ब्रिटेन में ही खालिस्तान का मुद्दा क्यों उठता है, कनाडा में ही खालिस्तान का मुद्दा क्यों उठता है? क्योंकि वो भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। और अगर ऐसी कोई मूवमेंट होती है तो मेरे हिसाब से डिप्लोमेटिक तरीके से स्कॉटलैंड को भी भारत को मदद करनी चाहिए। अगर वो लोग हमारे यहाँ अंदरूनी मामलों में दखल देते हैं तो हमें दखल देने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी ये करना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, एपीजे अब्दुल कलाम का तो कहना ही है कि अगर आप शांत रहेंगे तो सामने वाले ये लोग समझते हैं कि आप कमज़ोर हैं। तो मेरे हिसाब से भारत सरकार को भी सख्त कदम उठाना चाहिए। और अगर स्कॉटलैंड के लोग इस प्रकार के मूवमेंट होते हैं, बीबीसी तो थोड़ी सी बातों पर भारत में फ़ौरन वो करती है। बीबीसी को नहीं दिखाई देता कि वहाँ लोग रेफरेंडम की डिमांड कर रहे हैं और यूके का सुप्रीम कोर्ट ना बोल रहा है, और उन्हें यहाँ भारत में किस प्रकार की डिप्लोमेसी चल रही है, कैसे निर्णय आ रहे हैं, इस बात पर पूरा इंटरेस्ट है बीबीसी को। ये वाली खबर ब्रिटेन की नहीं दिखाई दी। अभी हाल ही फिलहाल खालिस्तान ने चढ़कर भारत के हाई कमीशन में झंडा लहराया, तब बीबीसी ने कोई रिपोर्ट नहीं छापी। और एक बहुत पुरानी 2000 दंगों की रिपोर्ट, उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी। तो ये दिखाता है कि बीबीसी किस प्रकार से भेदभाव करता है। मेरे हिसाब से भारत सरकार को सबसे पहले तो एक ग्लोबल चैनल के माध्यम से इन आवाज़ों को उठाना चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से स्कॉटलैंड को मदद करनी चाहिए, जिस तरीके से भी मदद कर सके मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा था ना कि भारत और पाकिस्तान दो बीवियाँ हैं, तो अब ये पता होना चाहिए कि ऋषि सुनक और हमजा यूसुफ ये भी दो सौवर हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।